नमस्कार दोस्तों। क्या मंडल कमंडल की लड़ाई में कमंडल ने मंडल को खा लिया? क्या यह लड़ाई जो सामाजिक समरसता सामाजिक हक की है उसको लेकर के अब राहुल गांधी ने एक नई मुहिम शुरू कर दी है? और क्या अब दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों और गरीब सवर्ण वर्ग न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस एक नई मुहिम पर निकल चुकी है? क्या जय बापू, जय भीम, जय संविधान अब देश की तस्वीर बदलेगा? और क्या कांग्रेस पार्टी अपने ही भीतर रह के कमंडल के साथ खड़े होने वालों को साफ करेगी? जी हां, इसी पर आपसे बात करूंगा। बात शुरू करता हूं देश की आजादी से। देश की आजादी का वक्त था, संविधान बनाने का क्रम शुरू हो रहा था, संविधान सभा का गठन हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू उसके नेता थे और पहला अध्यक्षीय भाषण पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया। उस भाषण में उन्होंने संविधान कैसा होगा यह तय कर दिया। 14 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वह भाषण दिया था। संविधान सभा में दिए गए उस भाषण में उन्होंने कहा था कि गरीबों, पिछड़ों, अनुसूचित जात के, अछूत जिन्हें लोग कहते हैं, उन लोगों और तमाम उन गरीब, बेचारे, बेजारगी का शिकार लोगों को संवैधानिक संरक्षण देने की व्यवस्था करनी है, जिससे वो समानता की स्थिति पर आ सके और हम उन्हें सम्मान के साथ ले सके। नेहरू ने यह कहा था और उसके बाद संविधान सभा के अध्यक्ष बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उसके बाद काम शुरू हुआ। देश आजाद हुआ तो संविधान सभा में सदस्य बनाया गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कांग्रेस पार्टी ने अपने सदस्य का इस्तीफा दिलाकर महाराष्ट्र से उन्हें सदस्य बनाया और उसके बाद उन्हें प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाने का काम पूरा करने के बाद में अपने आखिरी भाषण में कहा था, यह संविधान तो बन गया, लेकिन यदि इसका सही क्रियान्वयन नहीं हुआ, सबको आर्थिक सामाजिक तरह से समानता नहीं मिली, तो यह प्रतिनिधित्व यानी रिप्रेजेंटेशन मिलने से कोई फायदा नहीं होगा। आज यही बात राहुल गांधी कह रहे हैं और जय बापू, जय भीम, जय संविधान के नारे के साथ राहुल गांधी कह रहे हैं कि सिर्फ रिप्रेजेंटेशन से क्या होगा, हक मिलना चाहिए। और जब वो उस हक की बात करते हैं जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से ताकत के रूप में हो, आप में करने की क्षमता हो, तब उसका मायने है। राहुल गांधी जब यह कहते हैं तो हमें याद आता है 1970 का वह दशक, जब यह देश समृद्धि के मार्ग पर चल पड़ा था। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, तमाम बैंकों को, निजी बैंकों को राष्ट्रीयकृत करके इस देश के लोगों के हाथ में ताकत सौंपी जा रही थी, तमाम राज्य रजवाड़ों के प्रीवी पर्स बंद कर दिए गए थे, वह पैसा देश के लिए लगाने का काम शुरू हो गया था, गरीब गुरबों के लिए लगाने का काम शुरू हो गया था। तमाम सामाजिक सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस एजेंसी, कंपनियां खुल गई थी भारत सरकार के अधीन और लोगों की समानता पर काम होता था। रोटी, कपड़ा और मकान, इसकी बात शुरू हुई थी।
हर हाथ को काम मिले, इसकी बात शुरू हुई थी। बहरहाल उसी समय जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में एक संपूर्ण क्रांति होती है, और वह क्रांति यह कह के दी जाती है कांग्रेस मुक्त भारत की, और उसे लीड करने का जिम्मा दिया जाता है जनता पार्टी को। उस जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी जो आज है उसका जनसंघ विलय कर देता है, लोक दल विलय कर देता है, और तमाम छोटे छोटे दल विलय कर देते हैं। कांग्रेस के जो उस समय संघी विचारधारा के लोग थे, मोरारजी देसाई जैसे तमाम सारे लोग, वो आकर के उसको हेड करने लगते हैं। चौधरी चरण सिंह आ जाते हैं, और इस तरीके से बहुत सारे लोग आ जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है उसके जो जनसंघ था, उसके नेता अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी भी होते हैं। स्वाभाविक सी बात है, यह सरकार तो बदल लेते हैं, लेकिन सरकार बदलने के बाद में आरएसएस के हाथ में कमान आ जाती है। वही आरएसएस जो देश को बांटना चाह रही थी, जो संविधान जलवा रही थी, जो मनुवादी संस्कृति चाहती थी, जो मनु संहिता लागू करना चाहती, और उस तरह से सारा खेल चलता है। उस खेल को समझ लीजिए। उसी समय कैसे कांग्रेस के साथ खड़े उन वर्ग को जो गरीब थे और उनको दूसरे तरह से लाभ मिल रहा था, उन्हें जाति के नाम पर भड़काया जाता है। पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जाति, और इस तरह से करके। और उसके बाद 1989 में एक मंडल आयोग बनाया जाता है, और जब यह मंडल आयोग बनाया जाता है तो आपको जानना होगा कि जो मंडल कमीशन बनाया गया, इसका काम क्या था और ये करना क्या था, और इसे किस तरह से चीजें थी। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, उनके नेतृत्व में यह बनाया गया 1989 में, और इसमें यह था कि कैसे सभी को एक समुचित लाभ दिया जाए, जिससे सब बराबरी की श्रेणी में आए। यही तो चाहते थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वही तो करने के लिए बना आयोग। बना, आयोग ने रिपोर्ट दी। रिपोर्ट कुछ सही थी, कुछ उसमें मैन्युफैक्चर किया गया था कि उसकी कुछ ही जातियों को ज्यादा बेनिफिट हो, बाकी को और ना। 1980 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की, तब तक सरकार बदल चुकी थी। श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बन गई थी। इस कमीशन की रिपोर्ट को समीक्षा के लिए भेज दिया गया, बहरहाल लागू नहीं। फिर उसके बाद इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। उनकी हत्या के बाद में राजीव गांधी, अब हत्या में भी एक चीज देख लीजिए, उसका भी जो एंगल देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो कनेक्शन आपको मिल जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो चाहते थे, उस भावना के विपरीत उसमें कई चीजें करने की कोशिश की जा रही थी, और इंदिरा गांधी कई चीजों को लेकर के असहमत थी, तो कई चीजों को लेकर सहमत थी। उधर धार्मिक रूप से किस तरीके से खेल करवाए जा रहे थे देश में, कहीं मुस्लिम्स को भड़काया जा रहा था, कहीं हिंदुओं को भड़काया जा रहा था, और कहीं सिख को भड़काया जा रहा था। इंदिरा गांधी इसकी शांति के लिए प्रयास कर रही थी। इसी दौर में ब्लू स्टार ऑपरेशन होता है, उसको लेकर के तमाम सच है, और सबसे बड़ा सच खुद लाल कृष्ण आडवाणी ने अपनी पुस्तक में खुद लिख दिया है कि इंदिरा गांधी सिखों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहती थी, लेकिन हमने दबाव डाला और उन्हें मजबूर किया। तो ब्लू स्टार के लिए उन्होंने खुद को ही माना है कि हम ही ने करवाया था। बहरहाल करवाया था नहीं कराया था क्या है, छोड़िए। इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती। हत्या के पीछे जो लोग हैं वो वही लोग थे जो कमंडल लेके घूम रहे थे। कमंडल, आप समझ रहे हैं, कमंडल। और उसके बाद में
राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं। फिर कमंडल का एक खेल शुरू होता है और उधर दूसरी तरफ मंडल का खेल शुरू किया जाता है। और वो भी फिर कौन आता है? कांग्रेस पार्टी से ही कुछ लोग, भागे हुए लोग उसका बीड़ा उठाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब यही एक हमारे पास सहारा है। और उसके सहारे चुनाव होता है। चुनाव में वो 144 सीटें पाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की 85 सीटों के साथ में वो मिलकर सरकार बनाते हैं। कांग्रेस पार्टी 197 सीटें पाती है। 197 सीटें पाने वाली कांग्रेस सरकार नहीं बनाती, 144 वाली बनाती है भाजपा के सहयोग से। अब यही किस्सा शुरू होता है। सबसे पहले कश्मीर में आग लगाई जाती है, क्योंकि जब कश्मीर में हिंदू मुस्लिम होगा, जहां आग सुलगाई गई थी, जो अमन चैन से जीने वाला कश्मीर था, उस कश्मीर में आग लगाई जाती है। और नतीजा क्या होता है? उसी जनता दल की, भाजपा की सहयोग से बनी सरकार में, यही वक्त था, यही महीना था, अब से 35 साल पहले। और वहां आग का नतीजा यह होता है कि मुस्लिम भड़कते हैं, कुछ फिरका परस्त भड़कते हैं और कश्मीरी पंडितों पर हमले शुरू कर देते हैं। नतीजतन भारतीय जनता पार्टी उनके बचाव में नहीं आती है। राजीव गांधी पीएमओ में बैठ करके, पीएमओ के बाहर धरना दे करके कहते हैं वहां सेना भेजिए, कार्रवाई कीजिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस पर कुछ नहीं बोलती है। उन्हीं का नेता जगमोहन वहां का राज्यपाल था, नहीं बोलते हैं। और उसके बाद कश्मीरी पंडितों के कत्ल, तब कश्मीरी पंडितों को लाद लाद के बसों में भर भर के बाहर कश्मीर से फेंक दिया जाता है। कुछ दिल्ली चले जाते हैं, कुछ पंजाब चले जाते हैं, कुछ और कहीं इधर उधर सेटल हो जाते हैं, हरियाणा में आ जाते हैं। यह स्थिति होती है। लेकिन बिलखते हुए उन हिंदुओं और कश्मीरी पंडितों पर कोई नहीं होता। इसके दो असर होते हैं। एक, हिंदू भड़कता है पूरे देश में, और दूसरा, मुस्लिम उस तरफ कंसोलिडेट होता है। अब इस खेल का नतीजा आप देखते चलिए। और इस तरीके से जो भड़काया गया होता है, उसके पहले की दो घटनाएं भी देखनी पड़ेंगी। कि मेरठ में एक मलियाना कांड हुआ होता है, राजीव गांधी प्रधानमंत्री रहते हुए। कुशलता पूर्वक उसे दबा दिया जाता है, लेकिन उसमें आरएसएस और बीजेपी के लोग जो थे, उन्होंने जो हिंसा का तांडव किया था, उसके नतीजतन तमाम सारे लोग दुनिया से चले गए थे। उधर बिहार में इसी तरीके का खेल किया जाता है, भागलपुर में। ये दो दंगे बहुत महत्वपूर्ण, इनके जरिए कंसोलिडेट किया गया हिंदू और मुस्लिम को, जो एक साथ प्यार से रह रहे थे। तब तक ऐसा कोई झगड़ा नहीं हो रहा था। और इसी में एक और जोड़ना पड़ेगा, जब 1978 में सरकार थी जनता पार्टी की, यूपी में भी और दिल्ली में भी, उस समय संभल में दंगा हुआ और संभल में भी इसी तरह की घटनाएं हुई थी। और इन सब घटनाओं के जरिए दोनों कौमों को भटकाया गया, लड़ाया गया। अब वो जहर बोने का जो काम शुरू किया था कमंडल ने, वो आते आते 1990 तक इस रूप में आ गया। कश्मीरी पंडितों के दर्द पर भाजपा, आरएसएस कोई कुछ नहीं बोले। लेकिन जैसे ही मंडल आया और मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करने का फैसला किया बीपी सिंह सरकार ने, क्योंकि उनको 144 सीटें उसी नाम पे मिली थी, मुस्लिम उनके साथ थे, तो मुस्लिम उनके साथ थे, इतनी सीटें मिली। उनके साथ में हिंदू थे, 85 सीटें मिली। दोनों ने मिलकर सरकार चलाई। देखिए,
मुफ्ती मोहम्मद सईद देश के गृह मंत्री बने, भाजपा ने उनके खिलाफ प्रत्याशी नहीं उतारा था और उन्हीं की बेटी का किडनैप होता है और फिर खूंखार आतंकवादी छोड़े जाते हैं। ये सारे किस्से हुए थे, उसी दौर में हुए थे। यानी वही हाल था जो देश की आजादी के पहले था कि मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा मिलकर सरकार चला रहे थे और सबको कर रहे थे। तो अब जब ये खेल शुरू हुआ तो कमंडल पर तमाम जगह विरोध प्रदर्शन होने लगे। तो भाजपा अपने जो 85 सीट वाली भाजपा, उसे लगा कि अब खतरे में है और इसलिए उसने समर्थन वापस ले लिया उस सरकार से और मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू नहीं होने दी। मैं ये इसलिए बता रहा हूं, मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू नहीं होने दी। तो आप कहेंगे लागू कब हुई? लागू हुई 1992 में, जब कांग्रेस की सरकार आई। कांग्रेस की सरकार ने सबसे पहली बार मंडल कमीशन की उस रिपोर्ट को लागू किया। लेकिन मंडल कमंडल की इस राजनीति में क्या हुआ कि मंडल वाले कहीं कहीं मुख्यमंत्री बन गए, कहीं और मंत्री बन गए, कुछ बन गए और इस तरह से करके उन्होंने अपनी छत्रप सत्ता स्थापित कर ली। कोई बिहार का बन गया, कोई यूपी का बन गया, कोई महाराष्ट्र में बन गया, कोई और कहीं बन गया। तो इस तरह से जो है गुजरात में भी खेल हुआ और इस तरह से पूरा खेल तमाम राज्यों में हो गया। और कमंडल के नाम पे भी इसी तरीके से हुआ। कमंडल के नाम पे कहीं कल्याण सिंह की सरकार बनी तो कहीं और भाजपा के सहयोग से कोई और सरकार बन गई, तो उधर गुजरात में भाजपा सरकार आ गई। तो इस तरीके से तमाम सरकारें बदली, तमाम राज्यों की बदली और धीरे धीरे कमंडल ने मंडल को खा लिया। धीरे धीरे उसने धीरे धीरे उनमें से कुछ को तोड़ा, लालू और नीतीश का तोड़ कर दिया। उधर चौधरी चरण सिंह और मुलायम सिंह यादव के उसमें तोड़, परिवार में तोड़ करा दी। अजीत सिंह उनके बेटे थे और इसी तरीके से तमाम तोड़ हो गए। जब ये सारे तोड़ हो गए, सारे धीरे धीरे करके किसी को एक को अपने पाले में ले लिया, किसी को एक को अपने पाले में ले लिया, किसी को सपोर्ट देके बना दिया। इसी तरह से बसपा का भी उदय हो गया और वो बसपा जो थी वो भी आकर के यूं ही करने लगी। तो इस तरह के खेल हुए। जो राहुल गांधी ने कहा रिप्रेजेंटेशन तो मिल गया लेकिन ताकत नहीं मिली। लेकिन इनमें से किसी ने भी उन्हें वो अधिकार नहीं दिए और न ताकत दी। तब आप याद करिए, मनमोहन सिंह की सरकार थी और मनमोहन सिंह की सरकार ने 2008 में इस पर काम किया और उसके बाद में अधिकार मिले। तो यह अपने आप में सबूत है कि पहले कांग्रेस की जो सरकार बनी नरसिम्हा राव के समय में, उसमें आपका मंडल कमीशन लागू हुआ, कुछ चीजें लागू हुई और उन पर काम शुरू हो गया। और उसके बाद में उस पर जो सुधार करके हुआ वो डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी के समय में नहीं। कमंडल ने अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए सबको खा लिया और अभी भी वही कर रही। आपको कुछ नहीं मिला तो सत्ता किसके हाथ में चली गई? आरएसएस के हाथ में। कांग्रेस को खत्म करो, सत्ता उधर से लो और हासिल करो उनके नाम पे और फिर आरएसएस के हाथ में दे दो। यही बात राहुल गांधी ने समझाने की कोशिश की। बहरहाल, तो जब इस तरह से होता है तो यही काम आज हो रहा है। उसका उदाहरण आप दिल्ली में देख लीजिए। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने पहले इमामों की सैलरी का घोषित किया था 18,000 रुपए, वो तो दिया नहीं है। फिर अभी घोषणा कर दी कि गुरुद्वारे के ग्रंथियों और मंदिरों के पुजारियों को 18,000 रुपए मिलेंगे। तो कांग्रेस पार्टी के नेता पूर्व सांसद उदित राज, जो खुद आईआरएस ऑफिसर थे और
अरविंद केजरीवाल से सीनियर पोस्ट पे थे इनकम टैक्स में। वो कमिश्नर थे और अरविंद केजरीवाल एडिशनल कमिश्नर। वो इसको लेकर के प्रोटेस्ट करते हैं कि आखिर दलितों से क्या नफरत है, हमारे वाल्मीकि के मंदिरों के जो पुजारी हैं उनको क्यों नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा कबीरपंथी मंदिरों के पुजारियों को, मिलेगा बौद्ध पुजारियों को। तो इसको लेकर के उन्होंने आंदोलन किया अरविंद केजरीवाल के बंगले के सामने, तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। और गिरफ्तार कौन पुलिस करती है? भाजपा की पुलिस करती है। यानी दलितों की बात करेंगे आप, पिछड़ों की बात करेंगे, अति पिछड़ों की बात करेंगे तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। राहुल गांधी के खिलाफ 2 मुकदमे कर ही दिए गए हैं, मैंने आपको बताया। तो जब यह हो रहा हो तो आप इस खेल को समझ चुके होंगे मेरे अंदाज से। और राहुल गांधी यहीं रुकते नहीं। राहुल गांधी कर्नाटक में 21 तारीख को आज जय भीम, जय बापू, जय भीम, जय संविधान की रैली का आयोजन किया है। हालांकि यह रैली होनी थी 27 दिसंबर को, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन के कारण वह रैली नहीं हो पाई थी। तो अब वो रैली होगी और इसके बाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म स्थल महू में 27 जनवरी को वह रैली होगी और वहां से आगाज होगा। तो कांग्रेस पार्टी ने तो यह कर दिया है। दूसरा देखिए कैसे कब्जा करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया इस पूरी हिस्ट्री में कि किस तरीके से कांग्रेस में जो संघी विचारधारा के लोग होते हैं वो किस तरह से आ जाते हैं भाजपा और उनके साथ मिलके और सरकार सत्ता के लिए सब कुछ करते हैं, वैसे ही आज भी हो रहा है। महाराष्ट्र में संविधान के खिलाफ बोलने के कारण, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ बोलने के कारण और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की उस विचारधारा द्वारा मनु संहिता का समर्थन करने और संविधान का विरोध करने के खिलाफ यूथ कांग्रेस ने आज प्रदर्शन रखा था और घेराव का रखा था। तब कांग्रेस के तमाम सारे नेता जो वहां के हैं, यूथ के प्रदेश अध्यक्ष, वो सब वहां नहीं पहुंचे। और जब नहीं पहुंचते हैं तब कांग्रेस पार्टी फैसला करती है कि हम अब इन्हें पार्टी से के पदों से हटाएंगे। और पहली बार कांग्रेस ने इतना बड़ा डिसीजन लिया है कि उन्हें हटाने का फैसला किया। यूथ कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो इस पूरी उसको वो कर रहे थे। तो वहां के प्रदेश अध्यक्ष सहित 60 नेताओं को, जो तमाम बड़े नेताओं के बेटे बेटियां भी हैं, उन सब को पार्टी के सभी पदों से हटा दिया गया, जिनमें प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष और महासचिव, सचिव, इस तरह के पदों पर बैठे 60 नेताओं को कांग्रेस ने हटा दिया। पहली बार राहुल गांधी ने यह संदेश दिया है कि कांग्रेस पार्टी अब यह बर्दाश्त नहीं करेगी, झूठी लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी। और कांग्रेस पार्टी ने एक मीटिंग भी अब कॉल करी है कि जल्द ही संगठन में बड़ा बदलाव होगा और उस बदलाव में वही होगा जो राहुल गांधी कहते हैं कि सबको हक मिलने की शुरुआत होनी चाहिए, और वह शुरुआत हो। यही राहुल गांधी का विजन है। इसीलिए राहुल गांधी सबसे बड़े दुश्मन है आरएसएस के। आरएसएस उन्हें खत्म कर देना चाहती है, उसकी साजिश रोज बरोज रचती। तो इस तरह से कमंडल ने मंडल को खा लिया। आज देश के तमाम पदों पर जो मंडल कमीशन हो या दूसरे हो या डॉक्टर अंबेडकर ने जो व्यवस्थाएं की थी, उन सारी व्यवस्थाओं को भंग करके भर्तियां हो रही हैं, तमाम पदों पे वो किया जा रहा है और हक नहीं मिल रहा है। यह सत्य, इसे समझ लीजिए जितनी जल्दी अच्छा है, क्योंकि बाकी सब खेल करते हैं। आम आदमी पार्टी ने भी खेल किया, दिया कुछ नहीं, छीना सब कुछ। वहां जो सफाई कर्मियों के लिए कांग्रेस पार्टी ने जवाहरलाल नेहरू अर्बन मिशन के तहत दिल्ली में 52,000 से अधिक घर बनाने का काम शुरू किया था और करीब 25,000 से अधिक घर वो दे चुकी थी। उसके बाद जो बाकी बचे घर थे
कुछ बन गए थे, कुछ बनने थे, तो उनका आवंटन तक नहीं किया। और स्थिति यह है कि अब ड्रामा कर रहे हैं कि हम सफाई कर्मियों को घर दें। तो जो कांग्रेस बना के गई वो करीब राउंड फिगर में 53,000 घर, वो तक तो दिए नहीं और वो टूटने लगे। यह ड्रामे की सरकार है। सावधान होइए, जान लीजिए आपका कौन है। जय